नमस्कार, मैं अंकित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूसीएन विशेष के इस कार्यक्रम में, जहां पर आज हमारा नागपुर जो है, हमारा देश जो है हर तरीके से डेवलप हो रहा है। और ये जो डेवलपमेंट है, इसकी जो गति है बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इस तेज़ गति के साथ कोप अप करने के लिए आज हमारे साथ कुछ विशेष हमारे अतिथि है, जो आपको ऐसी जानकारी देंगे कि जो आपकी भी बहुत मदद करेंगे। क्योंकि हमारा नागपुर डेवलप हो रहा है, नागपुर एक्सपांड हो रहा है, अलग अलग प्लॉट्स है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है जिनमें कई लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, या कोई लोग सोचते हैं कि खुद के लिए लिया जाए, एक अपना घर बनाया जाए। तो जब भी आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं या खुद का घर बनाने का सोच रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आज हमें ये बताएंगे। हमारे साथ यूसीएन स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर नारायण ताले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि डायरेक्टर है टाले सन्स एंड एसोसिएट्स के। और राजकुमार टाले जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले नारायण टाले जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि टाले सन्स एंड एसोसिएट्स की शुरुआत कैसे हुई, कितने सालों से है हमारे नागपुर में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। टाले सन्स की शुरुआत आज से 24 साल पहले हुई जी। टाले सन्स एंड एसोसिएट्स का ऑफिस टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर सेंट्रल लोनों पे है जी। और ऑफिस तो भी 24 साल से स्टार्ट हुआ, लेकिन बिजनेस हमारे बाबूजी से चलते आ रहा है। अरे वाह, थर्ड जनरेशन हो रहा है सर। परशुराम जी टाले बाबा जी करके बहुत फेमस थे। पुराने जमाने में टाले, माटे और सेन, गणपत लाल जी सेन, ये तीनों फेमस थे। टाले जी बाबा जी का वारसान हम धंधे के हिसाब से चला रहे हैं और वारसान का आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने जो हमको रास्ता बताया, जो हमको दिशा दी, वही दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे वाह सर। तो सर प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, टाले सन्स एंड एसोसिएट्स जो इतने सालों से आप बिजनेस में हैं, आप जो है आप कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, और तो आपका टाइम, आपके पिताजी का टाइम और अभी राजकुमार जी का टाइम, जो तीन आपने जनरेशन्स देखी है, तो आप अपने तजुर्बे से हमें क्या बताना चाहेंगे? कितना बदलाव हुआ है, क्या क्या हुआ है? वो तजुर्बे से ये बताना चाहूँगा कि जहाँ आप बैठे हैं रामदासपेट में, जी जी, यहाँ 300 रुपये में बाबूजी के समय में प्लॉट बिकता था। आज 25,000 रुपये स्क्वायर फीट पे रामदासपेट में प्लॉट बिक रहा है। और बीच के पीरियड में इसके भाव थे 10,000, 12,000, ऐसे भाव ऐसे चलते थे। हाँ। मतलब और अभी नागपुर भी सर बढ़ता जा रहा है। हाँ। एक ज़माना था कि मतलब मानेवाड़ा, मतलब हम सोचते थे कि नागपुर के बाहर का एरिया है, टुकड़ो जी पहले बाउंड्री हो करती थी, फिर उसके 5 साल बाद मानेवाड़ा हो गया। अब तो सर पूरा नया जो शंकरपुर, जो वाठोड़ा के आगे हुड़केश्वर तक एक्सपांड हो रहा है। तो क्या कहेंगे सर, ये एक्सपांशन आप देख रहे हो जिस तेजी से हो रहा है? ये एक्सपांशन बहुत अच्छा हो रहा है। आपका 0 माइल से लेके 0 माइल को पकड़ के अगर 30 किलोमीटर का जो पैरामिड है, सेंटर है, इसमें देखोगे तो सारे तरफ लेआउट्स गिरे हुए हैं, चारों तरफ बस्तियां बनती जा रही है। पहले आप लोग को एयरपोर्ट बहुत दूर रखता था, क्योंकि शहर के बाहर था। नागपुर एयरपोर्ट 20 किलोमीटर अंदर आ गया, अब अंदर आ गया। सिटी 30 किलोमीटर तक बढ़ गई, बुट्टी बोरी तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जितने भी लोग, अब हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, वो भी अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या अपना खुद का घर लेने का सोच रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की डेट में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहा है या लेना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है? प्रॉपर्टी बिजनेस में ऐसा है, गुडविल मोस्ट है और टाले सन्स का नाम पूरे नागपुर में है। जी जी। हम सौदा नहीं हुआ परवाह नहीं, आपका 1 रुपया भी महीना रखता है हमारे लिए, नहीं हुआ उसकी परवाह नहीं करते। कई सौदे टेबल पे आके टूट जाते हैं। वो सौदा मांगता है 10 लाख में और लेने वाला मांगता है 9 लाख में। तो 9 लाख के बीच में वो 500 रुपये बढ़ने को तैयार नहीं होता और वो 10 लाख छोड़ने को तैयार नहीं होता। जैसे सौदे टूट जाते, तो सौदे टूटना भी हमारे लिए फायदेजनक है। वो इसलिए कि बाद में लेवाल पछताता है कि भाई मेरे को, मैं बेकार छोड़ के आ गया, 9.5 सौदा ले लेता। आज उसकी हर कोई भी सौदे की कीमत, जैसा आपने 1 लाख रुपए का प्लॉट लिया, अगर आपने टोकन भी कर दिया तो उसका 10% भाव तो उसी समय बढ़ जाता है। मैंने फिर आप अगर चाहेंगे 1 लाख का प्लॉट अपने को मिले तो नहीं मिलेगा, वो 1,10,000 1,20,000 में ही मिलेगा। ये तो है सर। वो मतलब फिर वो एट द एंड किसी ना किसी एक को तो बढ़ना ही पड़ता है, एक कदम अपनी तरफ से बढ़ाना आगे पड़ता ही है। लेकिन अगर जैसे अब कोई घर, खुद के लिए घर लेने का सोच रहा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने बता दिया, लेकिन अब खुद के लिए घर अगर किसी को बनाना है तो कौन से एरिया सबसे बढ़िया है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एरिया तो सबसे ज्यादा वर्धा रोड बढ़ रहा है,
यहाँ से बूटीपुर तक तो पूरा फुल है। बिल्कुल। दूसरा उसके बाद बढ़ रहा है अमरावती रोड। ये पुराना रोड है, क्योंकि नया नागपुर अमरावती रोड पे ही था पहले। हाँ, पहले था। अमरावती रोड पे भाव बढ़ गए, फिर पता चला इंडोरामा कंपनी आ रहे हैं, तो फिर वर्धा रोड पे दौड़ने लग गए लोग। फिर मिहान आ गया। एक बात पता आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। कि नागपुर का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है। इंडोरामा के अलावा पिछले 35 साल से कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। यहाँ एक कारखाना था, इसका रेल के डब्बे का कारखाना आने वाला था। जी 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 जी। लोगों को बहुत अपेक्षा थी, वो चला गया लातूर। अब उस कंपनी में 2 लाख लोग काम करते हैं। 2 लाख के पीछे में एक फैमिली में 4 पकड़ो तो 8 लाख लोग तो ऐसे आ जाते हैं। और 8 लाख लोगों के पीछे अदर कंपनीज भी आती जिनको स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती, छोटे मोटे कारखाने। तो नागपुर का विकास कितना ज्यादा होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर अभी और इंडस्ट्रीज अगर आ जाती है हाँ। तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने मिलेगा। अभी मिहान के बाद तो काफी ज्यादा बढ़ गया है वैसे। हाँ। वो साइड। लेकिन सर अब तो हम मतलब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके भी सर कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी आप आए हैं पिछले 5 सालों में। अभी तक आप कंसल्टेशन और आप ब्रोकरेज में थे, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने का क्या मेन मोटो रहा है और कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि अब हमें थोड़ा बढ़ना चाहिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन? मोटो ये था उसके पीछे, हमने भी प्लाटों के लेके रखे थे। इन्वेस्टमेंट तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और इन्वेस्टमेंट में हमने जो भाव में लिया था वो आज के गुना 5 गुना कीमत हो गई। हमने बोला फिर अपन खरीद के, जो अपन ने 5 साल पहले प्लाट खरीदे वो उसकी कीमत 5 गुना हो गई। तो अपन खरीद नहीं सकते, तो अपना है उसमें अपन डेवलप करेंगे। ये भावना से हम ये लाइन में है। ओके ओके। तो फिर राजकुमार जी भी जो है, आप भी इसमें फिर इन्वॉल्व हुए, तो क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स हैं टाले सन्स और एसोसिएट्स के बीच जो अंडर में जो आते हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं या आने वाले हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा राजकुमार जी। हमारा प्रभा नारायण अपार्टमेंट एक 2 BHK का प्रोजेक्ट है जी। ये नियर वाठोड़ा में है, ऊपरेजा इन्फिनिटी ईस्ट के पीछे में, बैक साइड में। अच्छा। और अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है गुरु लक्ष्मी अपार्टमेंट, 3 BHK। वो थोड़ा प्रीमियम अपार्टमेंट बना रहे हैं हम, लेविश बना रहे एकदम। अच्छा। और उसमें सुविधा सारी दे रहे। 1600 स्क्वायर फीट का वो सुपर बिल्टअप एरिया का अपार्टमेंट रहेगा। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहेंगे, बस 2 ही फ्लैट एक। हाँ। और एरिया इतना अच्छा है उसका लोकेशन कि आजू बाजू में डी मार्ट आपका हो गया, स्वामीनारायण मंदिर हो गया, मार्केट हो गया, और बहुत सी चीजें, यानी हॉस्पिटल्स हो गए। तो 0 माइल मतलब ज्यादा ज्यादा 5 मिनट में हम वहां से पहुंच सकते हैं। ऐसा सेंटर लोकेशन में है और अच्छे लोकेशन में, एकदम अच्छे लोकेशन में। सर तो प्रभा नारायण अपार्टमेंट को कैसा रिस्पांस रहा है अभी, जैसे उसका आपने बताया कि कंप्लीशन होने पे आ गया है? प्रभा नारायण तो अभी लोग रहने भी आ गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी अब हमने बहुत अच्छी दी है, उससे खुश होकर लोग। अभी हमने और एक स्कीम नई लॉन्च की, जैसे गुरु लक्ष्मी प्लाजा, उसका भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क अभी स्टार्ट है जी। और प्रभा नारायण अपार्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। पूरा कंप्लीट हो गया। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज थी सर? उसमें पावर बैकअप दिए है, फायर फाइटर दिए है, हाइड्रोलिक पार्किंग दिए है। जब लाइन जाती है तो फिर बुजुर्ग आदमी को या फ्लैट में रहने को तकलीफ होती है, इसलिए पावर बैकअप दिया है। उसमें मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, हॉल के अंदर POP करके दे रहे हैं, उसका अलग से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। ओके, तो वो मतलब मेन फ्लैट के फाइनल कॉस्ट में, इनबिल्ट कॉस्ट में आ रहा है पूरा का पूरा। अरे वाह। तो सर और गुरु लक्ष्मी प्लाजा के बारे में अगर मैं पूछूं तो उसमें क्या क्या एमिनिटीज और कुछ नई ऐड हुई है, कुछ आप बताएंगे? लक्ष्मी प्लाजा में हमने एक कंसेप्ट एक नया लाए हैं जी। तो उसको हम चाह रहे थे कि मेंटेनेंस फ्री एक रखे, जैसा अच्छा। मेंटेनेंस चार्जेस जो रहते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस फ्री जैसा हमने इसको डिजाइन किए। अच्छा। और उसमें हम ये कर रहे हैं कि जैसा लिफ्ट का जो ये रहता है, पावर बैकअप रहता है, हम उसको बैकअप दे रहे हैं सोलर पैनल से डायरेक्ट ये दे रहे हैं। और बाकी जो कॉमन एरियाज है उसको भी हम उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें। तो मतलब मिनिमम मेंटेनेंस हो, मतलब चार्जेस आए, लोगों को ज्यादा चार्जेस नहीं आए, वो चीज का हम ध्यान रख रहे हैं। और एक अच्छी लेविश स्कीम दे रहे हैं हम उसमें, जगवार की फिटिंग दे रहे हैं। और अच्छे यानी सब चीज एक क्लास कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को एक बार अच्छी सुविधा देंगे तो हम अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारा रहेगा उसमें भी अच्छा हमको रिस्पांस मिलेगा। वो चीज का हम ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। अरे वाह, काफ़ी अच्छी बात है सर ये तो। और इसी के साथ साथ सर आपके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपका प्रभा मेडिकल्स भी है पिछले 5 सालों से ज़्यादा से, तो उसका कैसे आपने शुरुआत की, उस
के लिए आपके माइंड में कैसे आइडिया आया? वो शुरुआत बड़ी विचित्र हुई जी। मेरा संजय लियोन एकदम चौक पे मेरा ऑफिस था, ऐसे ऑफिस था मेरा। तो मेरे बुआ का लड़का है, वो बोला भैया तुम्हारी इतनी कीमती जगह यहाँ कुछ करो। अब मेरे बाजू में पूरा मोटर मार्केट है, अब उसका हमें कुछ समझता नहीं। बोला भैया वो एमआर है, बोला भैया तुम दवाई की दुकान खोल लो। तो बोलो पीने वालों को भी दवा लगती है। तो वो हिसाब से हम लोग खोले। हमारा कोई वो इसमें अनुभव में से नहीं था, लेकिन अब अनुभव बहुत सारा आ गया। अब आ गया है अनुभव, 5 साल से ज्यादा का अनुभव आ गया है। हमारा ऑफिस भी वहीं पे है, उसी के ऊपर। अच्छा, तो जब भी अगर कोई प्रभा नारायण अपार्टमेंट या अभी गुरु लक्ष्मी प्लाजा में अगर बुकिंग करना चाहे तो पहले आपके ऑफिस वहाँ पे सेंट्रल एवेन्यू रोड पे, वहाँ पे आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी सर। ऑल राइट, तो सर और कुछ खास बात है आप बताना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में जो आपने सोचा है कि यार ये बाकी प्रोजेक्ट से हमने इसमें कुछ अलग किया है? तो अगर मैं पूछूं, ये तो अलग से तो किया है कि इतनी सारी फैसिलिटी अदर नेट वाले नहीं देते, स्कीम वाले नहीं देते, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड करके बताते हैं। ये तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। ये सबसे अच्छी खासियत है। और हमारे प्रोजेक्ट को इतनी सफलता मिली है कि हम और तीसरा प्लॉट भी देख रहे हैं आजू बाजू में। अच्छा। क्योंकि लोगों के ख्याल में आ गया कि टाइलर सन्स का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छे रहता है, उनको फैसिलिटी भी बढ़िया देते हैं। तो अब तीसरा प्रोजेक्ट में उसके लिए आगे काम प्लानिंग कर रहे हैं। अरे वाह। तो सर लेकिन एक और बात आपसे मैंने जो बात कर रहे थे तो हम मुझे पता चली कि आप जो है ऑरेंज सिटी ग्रीन सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी करंटली यूनिट डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी मतलब 40 साल से ज़्यादा से आप काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी हैं। तो थोड़ा इस बारे में भी आप विस्तार में हमें बताना चाहेंगे कि क्या क्या कार्य किए हैं, हुए हैं हमारा नागपुर के? मैं अगर मेरा इन्वॉल्वेशन देखेंगे तो मैं आज 82 से लेकर 92 तक युवक कांग्रेस रचनात्मक सेल का अध्यक्ष था। उसके नीचे मैंने रचनात्मक कार्य किए। मैं किसी के पीछे भागा नहीं, मेरे पे किसी का थप्पा नहीं लगा ये कौन सी गुट का है, क्योंकि हर पार्टी में गुटबाजी चलती है। ये तो हर जगह चलती है। बताओ तब नागपुर में 200 से 250 लोग रोड के अभाव में संकरे रोड होने से बढ़ते थे, मृत्यु होती थी उनके विचारों में। तो हमने क्यों आंदोलन बताया, क्योंकि शरद पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने डिक्लेयर करते रिंग रोड डिक्लेयर तो कर दिए, लेकिन पैसा ही नहीं मिला। पैसा नहीं मिला तो फिर हमने क्या करना है, तो हमने सोचा कि भाई लड़वैया अगर इसमें अगर पार्टी आती तो शिवसेना, तो शिवसेना में अगर लड़वैया लोग गए तो कांग्रेस भी क्यों नहीं हो सकते। तो हमने उस समय जब गेवारी के कार्यक्रम में सदस्य था और उसके बाद हमने एक नई कल्पना ली कि रिंग रोड सेना, रिंग रोड सेना हमने नागपुर में बनाई। अच्छा, रिंग रोड के लिए वहाँ पे मेडिकल कॉलेज चौक जो साइलेंट जोन होता है वहाँ आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में ये सारे जो पूर्व पत्रकार है, जैसे हमारे सोनी जी है, तुम्हारे तिवारी जी है, पांडे जी है, इन्होंने हमें बहुत साथ दिया। पेपर में हर दिन कुछ तो कुछ छप के आता था। हमने ऐसी मुहिम चलाई कि जो हेडलाइट थी 4 व्हीलर की हेडलाइट थी, चाहे कोई भी हो या 2 व्हीलर के, एकदम से अगर आग पे आता है शाम को तो आपको सामने का कुछ दिखता नहीं। तब हमने हेडलाइट रंगने की मुहिम चालू की थी। मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहूंगा कि जब भी गाड़ी आप मार्केट में लाते हैं या शोरूम से बाहर लाते हैं तो उसको आधा काला करके लाए कि एकदम से किसी की रोशनी आंखों पर नहीं जाए और उसको जान को खतरा ना हो। बिल्कुल, ये तो सर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि जब डबल लेन है तो ठीक है उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंगल लेन रोड रहा तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है रात के टाइम स्पेशली। तो उसका हमको स्नेहदीप पेंट करके थे, उन्होंने हमको पेंट फ्री में दिए। अच्छा। इतनी अच्छी मुहिम चला रहा है आपके पंचायत से आगे जितने भी मेन चौक है हम वहाँ पूरा चौक को जाम करके पहले सबको पेंट करते थे, फिर जान देते थे उनको। दूसरी मुहिम हमने ये चलाया कि रिंग रोड का पैसा हमको नहीं मिल रहा था, हमने रिंग रोड सेना के माध्यम से जो 1 महीना 5 दिन का आंदोलन किए मेडिकल कॉलेज चौक पे, तो हमें वहाँ से मुंबई से बुलावा है। अरे कौन लगा है आप लोग आंदोलन? हमने पार्टी के लोग, पार्टी के खिलाफ का आंदोलन नहीं था, जन समस्या से संबंधित आंदोलन था। तो हमको बुलाया मुंबई में, हमको मुंबई गए हमको वर्षा बंगले पे सीएम साहब ने बुलाया। तब हमारे साथ सुधाकर राव नाइक जो बिजली मंत्री थे, इनके भी साले साहब, ये हमको उनके पास लेके गए वर्षा बंगले पे। क्या प्रॉब्लम है तुमसे साहब? मतलब प्रॉब्लम ऐसा है कि इतनी रिंग रोड बनवाई की आवश्यकता है, डिक्लेयर तो झाला है। और शरद पवार साहब ने, मैं मानूंगा उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसी समय 50 करोड़ रुपया सैंक्शन किए थे और रोड का काम चालू हुआ। वो इनर रिंग रोड है,
इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड अब तो आउटर रिंग रोड बन चुका है अब तो। हाँ, उस समय 80, 82, 85 में सिटी स्कैन मशीन नहीं थी नागपुर में। अच्छा, तब जवाहरलाल दादा जी अपने आरोग्य मंत्री थे, सत्ता जी में गए पालक मंत्री थे। अब तब वो जो 5 मशीनें मिली थी जापान से, जिसमें से एक नागपुर को मिली थी, उसको एसी रूम के लिए पैसा नहीं था। तो अच्छा। हमने उसके लिए एक यहाँ जो धर्मटन में कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ हमने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने उनको मुंबई बुलाया, तुरंत उन्होंने एसी रूम के लिए उस समय 30 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। और आज सिटी स्कैन पहली मशीन नागपुर की, पहली सिटी स्कैन मशीन नागपुर में। मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो काम मैंने किया। अरे वाह सर। दूसरी बात, हमारे संस्था में एक हमारा महाशिक्षित है, उनका सदानंद पेट आश्रम की जो लड़की है, उनकी शादी मैंने कराया। कई गरीब बच्चियों की शादी कराया। नहीं, सब हमारा गुट मिलकर कर रहा था। मेरी सामाजिक काम वो है, यानी कि आंदोलन नहीं करना। तो हर बार आंदोलन कोई सामाजिक कार्य नहीं होता है। सामाजिक कार्य जो जनता के हित में हो वो करना, वो हो। ये ऐसे हमने काम किए। दूसरी बात, विदर्भ एक्सप्रेस के लिए बहुत बड़ा, श्री दुपलवार जी के साथ में थे, तब हमने लाठियां खाई। अरे वो टाइम हमने बहुत कुछ किया। जब भजन सिंह परिवार मेरे साथ में, हम परिवार गुट बहुत बढ़िया था हमारा काम करने वाला। उन्होंने अच्छा यही नहीं था कि किसी गुट काम पे ठप्पा लगे, और हम किसी पे मैंने ये नहीं बोले कभी उनके पास ये नहीं गए, अपनी समस्या लेके उनके पास गए, उसकी पूरी कराए। बिल्कुल, समस्या मतलब कोई भी अधूरी नहीं छोड़ी। जो भी समस्या जनता की समस्या है, जो आपने कोई भी छोड़ी नहीं, वो पूरी कंप्लीट करके जो उसका सोल्यूशन मिलके ही आपने फिर आगे बढ़ा। सबसे बड़ा हमारा आंदोलन का जी ओबीसी, हमारा कलार समाज ओबीसी में नहीं था। आपके एमपी में, आंध्रा में ये ओबीसी में था। अच्छा, 92 में जो ये कांड हुआ था, 93 में गोवारी कांड हुआ था, उसके दूसरे दिन हमारा आंदोलन था। वो आंदोलन करते समय हमें आशा नहीं थी कि वे 500-700 लोग भी आ जाएंगे। हमने पहले बहुत अच्छी चलाए थे, बहुत अच्छी मुहिम चलाए थे। हमारा मोर्चा निकला था चिकनिक्स पार से, तो उससे कम से कम 10,000 लोग मोर्चे में थे। पहला मोर्चा हमारा कलार समाज को कोई मालूम ही नहीं था। वो दाड़ू गुरु जी ने हमारा नेतृत्व किए थे। हमारे पास कोई आमदार ही नहीं था, हमारे समाज का आमदार ही था। अभी आशीष जी जायसवाल है एक में आमदार, और औरंगाबाद के एक आमदार है जो कलार समाज के। कलार समाज कम से कम 80 से 85 लाख है महाराष्ट्र में, लेकिन कभी तवज्जो नहीं दिए। हम पार्टी अगर हम अध्यक्ष थे या हमारे अध्यक्ष है, तो हमको कांग्रेस वाले बुलाते हैं, बीजेपी बुलाते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट चाहिए। तो हमने जो काम किया उसको सपोर्ट किया, हमने नहीं काम किया उनको छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली जनता का हित होना चाहिए अपना। और तीसरी बात, हमने ओबीसी का जब कांग्रेस का राज था, तब हमने ओबीसी के लिए कारपोरेटर के लिए हमने 10-12 नाम भेजे थे। अच्छा। एक को भी टिकट नहीं मिली। अभी 2 कारपोरेटर हमारे हैं नागपुर में एट प्रेजेंट। अरे इसी आंदोलन में 92 में हमको पहले ही इसमें सफलता मिल गई हमारे समाज को, पहले ही। और उसमें ग्रैंड हमको मिल गई उसमें। तो आज बच्चे लोग, उनको जो एजुकेशन का फायदा मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता है कि हमने कोई एक अच्छा कार्य, बहुत बड़ा अचीवमेंट वो तो लगता ही है सर, कि वो एक उसके लिए भी एक गर्व, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती होगी डेफिनेटली। हमने सर्वभाषिक कला समाज का बैनर के आंदोलन के, आज भी वो बैनर चल रहा है। कोई भी समस्या है समाज में, कोई भी संकट आता है किसी पे समाज में, ये नहीं कि संगठन बना ले, तुमने समन्वय कर ले, परिचय सम्मेलन के लिए, वो नहीं होता। आजकल नेता हमारे कोई भी इसमें ऐसे पैदा हो रहे हैं, पहला हम उनको सम्मान देते, स्टेज देते, बाद में फिर उनको बोलने दो शब्द तो बोलने को तो बोलते नहीं है। और आज ऐसी पोजीशन हो गई कि हम तो रह गया अलग, वो खुद ही परिचय सम्मेलन कराने लग गए। साहब का अपने पैसे से कराते, खुद ही से अपने पैसे से कराया हुआ सभा, उसको महत्व नहीं रहता। सार्वजनिक पैसे से किया हुआ उसको ज्यादा सबका उसमें पार्टिसिपेट होता है। हर कोई ये सोचता है ना कि अपना बोल के करता है। और हमने पहला कलार समाज का आंदोलन, राजीव जी गांधी का जो कांड हुआ था 91 में 20 मई को, उसी दिन हमारा सुभाष भवन जो है गांधी सागर के पास, वहाँ हमारा सामूहिक हुआ था 7 जोड़ों का। उसके बाद आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। अरे वाह सर। तो सर, सामाजिक कार्यों की आपकी बात चल रही है, तो एक और भी अभी रिसेंटली आपके इन सामाजिक कार्यों में एक और बहुत बड़ा आपके लिए माइलस्टोन जुड़ा है, एक हैप्पी होम्स केयर सेंटर का। पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा से अभी वो कार्यरत है, तो उसके बारे में आप मुझे बताना चाहेंगे, कैसे उसका आइडिया आया, कैसे आपने जो है क्या सोच के उसकी शुरुआत की? उसके आइडिया ऐसे आई कि मेरे दामाद खुद जी, मेरे बड़े दामाद जो है शैलेश जयावल पाने,
उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। उनको 7 स्टार में हमने लेके गए, उन्होंने बोला अगर सडनली ऑपरेशन किया तो उनकी जान बचेंगे, नहीं तो गए, मतलब बिल्कुल आप ऑपरेशन कर डालिए। ऑपरेशन करके बाद में वो अच्छे अवस्था में आ गए। फिर उनको जरूरत थी फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ धंतोली हम लाते थे, धंतोली में लाते थे, वहां से लाना ले जाना वो जमता नहीं था। तो कल्पना आई कि वो खुद ना अपना एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोले, और वो फिजियोथेरेपी सेंटर हमने खोला। वो इसीलिए खुला कि जो उम्र दराज लोग हैं, आजकल बच्चे पढ़ा लिखा के अपन उनको बड़ा करते थे, अब उन्हें करते बड़ा करने के बाद में उनकी भी गलती नहीं है, वो बाहर चल जाते हैं, शहर के बाहर चल जाते हैं, फॉरेन चल जाते हैं, फिर माँ बाप बेचारे अकेले रहते हैं, उनका कोई करने वाला नहीं रहता। कोई लोग वृद्धाश्रम में है, आज पोजीशन ऐसे बड़े बड़े बंगले पर नहीं कि इसमें दो माँ बाप ही रह रहे हैं, लेकिन उनका बच्चों का कोई फायदा उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता। साल 2 साल में एक आध बार आया तो है, मिलने आते, ये पोजीशन है। ये कल्पना से हमने खोला है कि जो 5-5, 6-6 महीने हॉस्पिटल में रहता है, जिसका चार्जेस बेड का 5,000 और 10,000 रुपये रोज का रहता है, रोज का हो जाता है, तो वो ख्याल में रखते हुए उनको सहायता मिलनी चाहिए। इस हिसाब से कम कीमत पे हमने हैप्पी होम केयर सेंटर खोला है, वो जो मेरी बेटी माया डरवाल चलाती है। अरे वाह सर, ये तो काफ़ी अच्छा चल रही है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सभी अभी बच्चे डेफिनेटली अभी उनको मजबूरन भी जाना पड़ता है, कमाने के लिए जाते ही है बाहर। हमारे नागपुर के काफ़ी स्टूडेंट्स, साथ वाले भी मेरे साथ वाले भी काफ़ी नागपुर छोड़ के बाहर जॉब के लिए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव रहा है। तो सर, हमारे जितने भी जो श्रोतागण हैं, वो जो आपको इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूसीएन के इस माध्यम से, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टाले सन्स एंड एसोसिएट्स की ओर से? आप क्या एक निर्देश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, पहला मैसेज तो ही देना चाहूँगा, जो मेरा बिजनेस है जी, मैं जरूर जिसमें तीसरी पे हुई चल रही प्रॉपर्टी का जी, उसके अंदर में ऐसे लोग आते हैं, सज्जन लोग भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं। सज्जन लोगों में माना ऐसा है कि आज टाले सन्स में लोग कोई भी पहचानता, आपको अगर प्लॉट लेना है, मैंने आपको प्लॉट बता दिया, हो गया, और मैं भूल गया। उसके बाद अभी एक सडनली घटना हुई मेरे साथ अभी कि वो मैंने प्लॉट बताया था पिछले मार्च में, अच्छा, प्लॉट बता दिया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट दे दिए। उसके बाद में बोले कि भैया सामने से रोड जा रहा है, सेंट्रल होने की बात है, वहाँ सामने से रोड जाता है, हमारी गाड़ियाँ मेन रोड से बाहर नहीं आ सकेंगी, अच्छा, इसलिए हमको प्लॉट नहीं चलता। अब बाद में 3 महीने बाद पता चला कि वो प्लॉट वो सज्जन ने ले लिया, अच्छा, डायरेक्ट पार्टी से डायरेक्ट। मुझे भी नहीं मालूम था, मैं किसी पार्टी के यहाँ बैठा था, उनको बोला भी ये अपने हल्दीराम के सामने के 2 प्लॉट बेचने के हैं, तो वो बोले टाली जी प्लॉट तो बिक गया, ये फलाने आदमी ने ले लिया, और आज भी वो अच्छा उद्योगपति है, उसका अच्छा कोयले का काम है, उसका जो बिल्डिंग रॉड का काम है, और उसका पेपर मिल्स है। ऐसे धनाढ़ लोग हैं, और धनाढ़ लोग रहने के बाद में फिर उनके पास गया, भैया आपने ऐसा क्यों किया आपने, भाई मेरी दलाली दे दीजिए, मेरा सौदा जो हुआ है आपका, मेरा सौदा कितने का आपका 7.5 करोड़ में हुआ, 15 करोड़ का सौदा हुआ, 1% दलाली पकड़े तो 15-30 लाख होती है, बेचवाल के तरफ से लेवाल की दोनों को मिला के। इन्होंने क्या डायरेक्ट मिल गए, आपका प्लाट आपसे मिल गए, इसका प्लाट इससे मिल गए, तो वो तो बोलते हुए वो तो हमारा तब डायरेक्ट है, दलाली आप उनसे ही लो, बोला मैंने तो उनको नहीं बुलाया। हाँ, अब वो था बेचाल तो यही बोलेंगे अब तो उसमें क्या होता है कि इतने बड़े काम करते हैं और इतना छोटी सोच रखते हैं, इसकी बड़ी बने। अच्छा, हमारे जैसे लोग तो सहन कर पाल लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बेचारे ब्रोकर का काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं इसके वजह से। अब मेरे पास भी इतने लोग काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका, मेरे पास तो सब प्रॉपर्टी नहीं रहती, मेरे को अगर जरूरत पड़े मैं उनको एक फोन डालता हूँ तो वो सारे कागज में ला कर देते हैं, आप लोगों को मालूम भी पड़ जाता है किसका है क्या है, लेकिन वो काम हमने कभी नहीं किया जिंदगी में। उनका साल भर बाद भी सौदा हुआ तो उनका प्रॉपर्टी का जो ब्रोकरेज उनको घर में लिया कर दिया, टीम वर्क, उनका आप ऐसा करने लग जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। नागपुर में ब्रोकरेज बहुत है, बहुत सारे नए नए आ जाते हैं यार, ये गाँव में नए बेचा ब्रोकरेज बन गया। ऐसा धंधा नहीं चलता, धंधा चलता है विश्वास पे, गुडविल पे, गुडविल होना चाहिए। आज भगवान के दया से हमने वो गुडविल कमाया, पैसा बहुत कम कमाया हमने, लेकिन नाम कमाया। और गुडविल कमाने के बाद भी जिनको 3x6 के ऑफिस में बैठते थे, आज उनके बड़े बड़े ऑफिस उनके है, लाख रुपए में खेती ले दे तो उनका 3-3 करोड़ रुपए के रेट हो गए वहाँ पे। हम मैंने फायदा ही कराते हैं। कई पार्टी को तो
डूबने को आ जाती है, प्रॉपर्टी ऊपर उठा देती है उनका। बिल्कुल, ये तो बहुत प्रॉपर्टी का तो बहुत अच्छा मैं खेल एक है। सुझाव और कहना चाहूंगा, प्रॉपर्टी यही चीज है कि आप एक बीज बो तो 100 देती है। प्रॉपर्टी में कभी सुना नहीं होगा कि नुकसान होता है, नुकसान कभी नहीं फायदा होता। ही होता है। जैसा कि उदाहरण दिया था कि 1 लाख का प्लॉट आपने लिया, 10% तुरंत बढ़ता है, तो उसका 5 साल बाद 5 लाख रुपया हो जाता, 3 साल में हो जाता है, 5 लाख रुपये नहीं लगता। और अब तो जिस तेजी से बढ़ रहा है बता भी नहीं सकते कि कल क्या रेट है, आज क्या रेट है, कल क्या रेट है। अभी देखिए उमर रोड इतना उठा नहीं था, उमर रोड इतना उठ गया जिसका आज नहीं। बिल्कुल, जबलपुर रोड, तुम्हारा भंडारा रोड, भंडारा रोड तो पहले से ही 1 वो नंबर तो पे है। अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी वर्धा रोड पे क्या भाव हो गए। तो ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी सर आपने दी, और जो है टाले सन्स एंड एसोसिएट्स के बारे में भी जान के काफ़ी अच्छा लगा सर, हमें बहुत ही आनंद आया इसका। और आई होप हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन्होंने भी काफ़ी आनंद लिया और उनको भी काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे जानने मिली होगी। तो सर इसी चीज़ के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूसीएन के स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की कि जो भी आप प्रॉपर्टी बिजनेस में जा रहा है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या खुद अपने लिए लेना चाहता है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे आयोजन करके कई करोड़ों, कई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उन्होंने लाया है, लेकिन वो पेपर पे नहीं, सामने दिखना चाहिए, जिससे हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले और उनका नाम रोशन हो। बिल्कुल 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 सर। तो बस बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नारायण सर, राजकुमार सर, हमारे यूसीएन के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ के और इसे काफ़ी विशेष बनाने में। और बस यूसीएन विशेष के आज के इस कार्यक्रम में आई होप आपको भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिली हो और आपको भी काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिली हो। आपसे इजाज़त लेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद।